एवरीवन, दिव्यांश हियर फ्रॉम रेजोनेंस। एनएससी जेएस के स्टेज 1 का पेपर हो चुका है, आगे जाके हम जिसे आईजेएसओ के नाम से जानते हैं। अब स्टेज 1 का पेपर हो गया है, उसके लिए आपके लिए एनालिसिस कम सॉल्यूशन का वीडियो आया है। दिस इज फॉर द बायोलॉजी सब्जेक्ट एंड थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस थे, थोड़े से इजी क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सब तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे हमसे। सेट नंबर 53 है जो हम सॉल्व करेंगे, दैट इज क्वेश्चन पेपर कोड 53। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 से 32 हमारे पास सिंगल चॉइस थे, देन 53 से 56 हमारे पास मल्टीपल चॉइस थे। देखते हैं हमने इसमें क्या करा है, क्या सॉल्यूशंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्टिंग करें तो द क्वेश्चन इज इन बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी इनटू अ लीनियर सीरीज ऑफ सिमिलर पार्ट्स इज कॉल्ड मेस्मेरिज्म। In which of the following did it appear for the first time? First time segmented body mesmerism किसमें देखने को मिला था? ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, बिना सोचे समझे आंसर इसका क्या होगा बेटा? एनालिडा डी, दैट इज द आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इवोल्यूशन से भी क्वेश्चन है हमारे पास। While discussing human evolution, generally hominid stocks, prehistoric man and species of modern man are described on the basis of fossil records. Select the correct option showing the pair member of a hominid stock and prehistoric man. पेयर बताना है बेटा होमिनिड स्टॉक और प्री हिस्टोरिक मैन का। अब वैसे तो सारे प्री हिस्टोरिक ही हैं, बट होमिनिड भी पूछा हमसे, होमिनिड स्टॉक्स भी पूछे, तो इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा बेटा? बी, दैट इज होमो हाइडेलबर्जेनेसिस एंड होमो सेपियन निएंडरथैलेनेसिस। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर देखो आपने बुक से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि इसका ये आंसर होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। भाई क्वेश्चन ही बहुत बड़ा दे दिया, लैंग्वेज ही बहुत सारी दे दी, तो थोड़ा टिपिकल हो गया हमारे लिए विद द डायग्राम। क्वेश्चन देख लेते हैं। द मीडियन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन गिव्स गिवन हियर अंडर इज मार्क्ड विद इंपॉर्टेंट पार्ट्स एज 1 to 4। देखो हमारे पास 4 पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है ना? क्या दे रखा है बेटा? 4 पार्ट्स। अगर आपने इन 4 पार्ट्स की लेबलिंग कर दी तो अकॉर्डिंग टू दीज पार्ट्स आप इनमें से क्या कर सकते हो? इन पार्ट्स के फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, एंड पार्ट्स के फंक्शन फाइंड आउट करने के बाद आपका आंसर इजिली आ जाएगा। पार्ट्स की अगर लेबलिंग देखें तो हम, दिस वन इज सेरिबेलम, ठीक है, दिस वन इज पॉन्स, दिस इज हाइपोथैलेमस, हमने जो मार्किंग करी है उस अकॉर्डिंग, and this one is corpus callosum। ठीक है, 4 पार्ट्स हमने देखे। अब अगर इन पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम इनके फंक्शंस फाइंड आउट करें तो हमारा आंसर क्या आता है बेटा? बी आंसर आता है। एक हम देख करके भी देख लेते हैं। फर्स्ट का क्या दे रखा है हमें? फोर्थ का फर्स्ट दे रखा है, फोर्थ पार्ट पॉन्स का फर्स्ट, दैट इज कंट्रोल्स द स्लीप साइकिल, मैनेजेस पेन सिग्नल एंड इट्स प्री pneumataxic center involved in the breathing rhythm regulation, double vision diplopia can be consequences of damage of this part। ठीक है, तो हमें पता है स्लीप साइकिल कंट्रोल करता है, पेन को मैनेज करता है, न्यूमेटॉक्सिक सेंटर है, ब्रीदिंग रिदम कंट्रोल करता है। ठीक है, तो पॉन्स का क्या था बेटा? फोर्थ का, दैट इज फर्स्ट। फर्स्ट का यहाँ पर फोर्थ था, सेकंड का फर्स्ट है यहाँ पर, है ना? सेकंड पार्ट का क्या है बेटा? फर्स्ट है, सॉरी, सेकंड जो स्टेटमेंट है उसका क्या है? फर्स्ट पार्ट है, हाइपोथैलेमस। इट मेंटेन्स होम्योस्टेसिस बाय डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और बाय मैनेजिंग हार्मोन्स। Besides controlling hunger and thirst, it senses fullness when eating, etc. It secretes feel-good hormone dopamine. Malfunctioning causes Prader-Willi syndrome। ठीक है भाई, सेकंड का हमने देख लिया, फर्स्ट, देन थर्ड का सेकंड है, थर्ड स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट से रिलेटेड होगा, cerebellum से। Plays an important role in controlling emotions, making decisions. Damage this part can interfere with judging size of और डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हमने जैसे जैसे देखते गए हमने क्या देखा यार, कौन से पार्ट से कौन सा फंक्शन मैच हो रहा है, या फिर मतलब ये कौन सा पार्ट जो है वो किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आता है बेटा? इसका बी आंसर आता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 20। डायरेक्ट आंसर आएगा इसमें। मेनी इंसेक्ट्स आर सीरियस पेस्ट ऑफ क्रॉप प्लांट, सैप सकिंग इंसेक्ट्स। प्लांट्स के जो सैप सक करते हैं वो इंसेक्ट्स में आते हैं ना, बहुत सारे होते हैं। इंसेक्ट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स लाइक, मतलब जो सैप सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या है? बहुत सीरियस पेस्ट है, मतलब प्लांट्स को खराब कर देते हैं, क्रॉप को खराब कर देते हैं, तो उनके लिए सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड हम कौन से स्प्रे करते हैं? तो द डायरेक्ट आंसर इज मेटासिस्टॉक्स। ठीक है,
दैट इज सी। अब what kind of joint is found between the odontoid process of the second vertebra of mammals and the atlas vertebra, ठीक है। odontoid process of second vertebra and mammals of atlas के बीच में कौन सा हमें joint देखने को मिलता है? तो the answer is pivotal joint A, that is this one, ठीक है। यहां पर जो रहता है पाइवट जॉइंट हमें सबको पता है, नेक जॉइंट जो है वो पाइवट जॉइंट में ही आता है ना। दैट इज कि रिंग रहती है, रिंग के बीच में एक जॉइंट क्या करता है? सर्कुलर मूवमेंट करता है, रोटेशनल मूवमेंट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, मैच द आइटम्स गिवन अंडर कॉलम 1 विद दोज ऑफ कॉलम 2, ठीक है। कॉलम 1 और कॉलम 2 के आइटम्स को हमें मैच करना है कि किसका क्या है। तो ये देखो हेक्सेकैंथ है हमारे पास, ये क्या है? एक लार्वल स्टेज है, किसकी? टेनिया की, ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ। देन रेनेट सेल एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, किसमें? स्कैरिस में है। रेस्पिरेटरी ट्री, दिस इज द रेस्पिरेटरी और ब्रीदिंग स्ट्रक्चर इन सी क्यूकम्बर। एंड पाइलोरेक्टम गूस फ्लैश जैसे रोंगटे खड़े हो जाना, गूस बम्स आ जाना, तो पाइलोरेक्टम किसका है यहाँ पर? इससे मैच्ड है नंबर 1 से। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? सी, दैट इज फर्स्ट का फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का सेकंड, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड एंड फोर्थ का फर्स्ट। आंसर इज सी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, the tympanic cavity is connected with the auditory capsule through very fine openings. Choose the correct option for such openings. ऐसी कौन सी openings है, ठीक है? Connected with the auditory through very fine openings. अब ये कौन सी openings है जिनके थ्रू ये क्या रहते हैं? Connected रहते हैं, ठीक है ना बेटा? यही बताना है हमें। तो इसका सीधा आंसर क्या होगा? डी, फेनेस्ट्रा ओवेलिस एंड फेनेस्ट्रा रोटेंडस, ठीक है, डी आंसर है जिसके थ्रू ये कनेक्टेड रहते हैं। नाउ ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गाड़ी चलाते हो हम सबको पता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। करंटली ऑल न्यू व्हीकल्स सोल्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया शुड बी कंप्लेंट विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्जन्स ऑफ इमिशन स्टैंडर्ड्स। करंटली राइट नाउ कौन सा गाड़ी वर्जन चल रहा है बेटा? हमारा BS6 की गाड़ी आती है, दैट इज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, BS6। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 25। अपना ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल था, हार्ड साइड पे क्वेश्चन था, हमें पता है। बहुत से बच्चों को सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम भी आई होगी, जिन्होंने जेनेटिक्स या जेनेटिकल डिसऑर्डर पढ़े होंगे उन्हें इसके बारे में कुछ आइडिया होगा। एक बार देख लेते हैं। In the flow chart given below, accumulation of various products marked 1 to 4 results in some inborn diseases, ठीक है। अगर ये देखो क्या दे रखा है, ये फ्लो चार्ट है, ठीक है। फ्लो चार्ट में कुछ हमें प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, कुछ हमें केमिकल्स दे रखे हैं, या हाँ, है ना। तो अब अगर इनका अक्यूमुलेशन होता है, ये अक्यूमुलेट होते जाते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं, तो न्यू बॉर्न या सब इनबॉर्न ह्यूमंस या में कौन सी डिजीज हो सकती है, इनबॉर्न मैन में कौन सी डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो अब क्या दे रखा है हमें? 1 to 4 मार्क कर रखे हैं। 1 कौन सा है? फिनाइल एलेनाइन, ठीक है। 4 कौन सा है? डोपामाइन। एंड सेकेंड इज पी हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड, है ना। एंड द थर्ड वन इज होमोजेनेटिक जेंटेसिक एसिड, ठीक है। तो ये 4 है और हमें बताना है कि 4 के अक्यूमुलेशन से रिस्पेक्टिवली कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती है। तो जब हमने सॉल्व करा तो आंसर है इसका ए, दैट इज जो फिनाइल एलेनाइन है उसके अक्यूमुलेशन से फिनाइल कीटोन यूरिया हो सकता है, दिस इज अ डिजीज, है ना। फिर नंबर सेकंड हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड के अक्यूमुलेशन से क्या हो सकता है? टायरोसिनोसिस, ठीक है। देन थर्ड होमोजेनेटिक के एसिड के डिपोजिशन से क्या हो सकता है? अल्केप्टोन यूरिया, ठीक है। एंड लास्टली डोपा, ठीक है, इससे क्या हो सकता है? एल्बिनिज्म। ये आंसर है इसका, दैट इज आंसर ए और ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं इसके। अगेन मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आया हमारा, पिछली बार थोड़ा एनिमल से था, इस बार प्लांट से आया, प्लांट रिलेटेड। मैच द प्लांट्स मेंशन्ड इन द कॉलम 1 विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉलम 2, ठीक है। प्लांट 1 यहां पर हमें प्लांट्स दे दिए हैं और इस कॉलम में हमें उन प्लांट्स के क्या दे दिए हैं बेटा? कैरेक्टर दे दिए हैं। अब हमें क्या करना है? कॉलम 1 के प्लांट्स को कॉलम 2 में उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनसे मैच करना है। तो वीट में हमें क्या देखने को मिलते हैं? ग्लूम्स एंड लॉडिक्यूल्स, है ना। देन बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, इसमें क्या देखने को मिलती है हमें? प्रॉप रूट्स एंड हाइफेंथिया। बनाना में क्या देखने को मिलता है हमें? सूडो स्टेम एंड मोनोकार्पी। एंड फाइनली पाइन ट्री, ठीक है। पाइन ट्री में सीड्स बट नो फ्रूट्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इस अकॉर्डिंग सी हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट का सेकंड, वीट का सेकंड, है ना। देन
सेकंड का फोर्थ, सेकंड का फोर्थ, देन थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट एंड लास्टली पाइन ट्रीज का थर्ड, फोर्थ का थर्ड। ठीक है, आंसर क्या होगा बेटा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब देखो ये क्वेश्चन अपना है ना क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन वगैरह से रिलेटेड आया है, जो अपन आगे पढ़ते हैं डीएनए वीएनए में, इसको देख लेते हैं थोड़ा। अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्रोमैटिन अपीयर्स टू हैव अ स्ट्रिंग ऑफ बीड लाइक स्ट्रक्चर as a number of repeating units called nucleosomes। ठीक है, क्रोमैटिन को जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो बीड्स की तरह, वो बीड्स क्या आते हैं, अपन वो माला जपते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? बीड्स बोलते हैं। वो बीड्स अपीयर होते हैं बहुत सारे, और उन यूनिट्स को, बीड्स जैसे यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। द एडजॉइनिंग डायग्राम शोज वन सच यूनिट। इसमें एक ऐसी यूनिट बता रखी है, दैट इज, ये जो यूनिट बता रहती है दैट इज न्यूक्लियोसोम, एक ऑक्टामर है, ऑक्टामर ऑफ न्यूक्लियोसोम। ठीक है, द लेबल पार्ट 1 and 2 आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट मेड ऑफ टोटल 5 कंपोनेंट्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दे रखा, ऑप्शन नहीं सॉरी, लेबलिंग 1 एंड लेबलिंग 2 दे रखी है हमें, और क्या बता रखा है कि ये उस न्यूक्लियोसोम की इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्या है उस न्यूक्लियोसोम की इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस इंपॉर्टेंट यूनिट से ही मिलके क्या बनते हैं बेटा? ये न्यूक्लियोसोम, ये बीड्स बनते हैं जो कि क्रोमैटिन में अपीयर होते हैं। ठीक है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन शोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 5 कंपोनेंट यूनिट इंक्लूडेड इन द पार्ट लेबल 1 एंड 2। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन से कंपोनेंट लेबल 1 एंड 2 में मिलते हैं। अब ये लेबलिंग क्या है? ये तो हमारे पास ऑक्टामर है, ठीक है, न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर। और ये हमारे पास क्या है? H1 हिस्टोन है। इनसे मिलके क्या बनता है बेटा? इनसे मिलके बनता है ये न्यूक्लियोसोम। अब इनमें यूनिट्स पूछिए डायरेक्टली बुक में, इसका आंसर देख रखा है, देखो C, H2A, H2B, H3, H4 एंड H1, इसका यही आंसर होगा। ठीक है ना बेटा। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स दे रखी है, आंसर बताना है, सीधा आंसर है। 2 स्टेटमेंट मार्क दैट असर्शन रीजन। ठीक है, असर्शन देखते हैं। द आईज ऑफ नॉक्टर्नल केव एंड डीप वाटर ड्वेलिंग एनिमल्स हैव ओनली रॉड्स इन देयर रेटिना। असर्शन दे रखा है कि जो नॉक्टर्नल, केव या डीप वाटर में रहने वाले, अब देखो नॉक्टर्नल, केव या डीप वाटर, नॉक्टर्नल जैसे कि आउल्स हो गए, केव में रहने वाले जानवर हो गए। केव में क्या होता है? अंधेरा कम, अंधेरा ज्यादा होता है। देन डीप वाटर, वहां तक भी लाइट नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे एनिमल्स, भाई नॉक्टर्नल से ही पता लग रहा है हमें, आउल जैसे एनिमल्स, ठीक है ना, हैव ओनली रॉड्स इन देयर आइज, उनकी आइज में ओनली रॉड्स मिलती हैं। ठीक है, नाउ रीजन क्या है? रॉड्स प्रोवाइड हाई सेंसिटिविटी टू लाइट बट विद रिलेटिवली लो स्पेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड नो एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो रॉड्स ही होती है उनके, क्योंकि वो थोड़ा सा अंधेरे की तरफ रहते हैं। अब नॉक्टर्नल में है ना, तो रॉड्स है हमारे पास। और रॉड्स का क्या फंक्शन है कि उनकी जो लाइट की सेंसिटिविटी होती है वो क्या रहती है? बहुत ज्यादा रहती है, हाई सेंसिटिविटी रहती है लाइट के टुवर्ड्स, बट वो डिफरेंट वेवलेंथ्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। तो यहां पर जो है असर्शन भी क्या है बेटा? करेक्ट है, ओनली रॉड्स मिलेंगी, एंड रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यार रॉड्स क्या करती हैं? लाइट के टुवर्ड सेंसिटिव होती है, तो वो थोड़ी सी भी लाइट को भी क्या करने लगेंगे? कैप्चर करेंगे, विजन में हेल्प करेंगे। ठीक है ना। तो इधर क्या है? आंसर इज ए। ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ठीक है बेटा, ए आंसर आएगा। असर्शन भी करेक्ट है एंड रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन असर्शन के लिए एक सही एक्सप्लेनेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे पूछा है, देखो एक डायग्राम दे दिया हमें, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है, और किसका डायग्राम है? ये एंथर, है ना। अब इसमें क्या कर दिया इस डायग्राम में? इन द गिवन डायग्राम बिलो व्हाट आर द मैक्सिमम काइंड्स ऑफ प्लॉइडी लेवल्स। प्लॉइडी लेवल्स बताने आपको, अलग अलग लेबलिंग्स दे रखी है, अलग अलग लेबलिंग्स में प्लॉइडी लेवल क्या क्या हो सकता है। हमारे पास ऑप्शन है ओनली हैप्लॉइड, ओनली डिप्लॉइड, हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों, और फाइनली तीनों, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड पॉलीप्लॉइडी। तो इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर है डी, दैट इज हैप्लॉइड भी होगा, डिप्लॉइड भी होगा और पॉलीप्लॉइडी भी होगा। बात करें टेपिटम की, है ना, टेपिटम में हमें क्या देखने को मिलता है? पॉलीप्लॉइडी। इधर बात करें मिडल लेयर्स वगैरह की, तो यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलता है? 2n देखने को मिलता है, डिप्लॉइडी। एंड यहाँ पर पोलन ग्रेन्स हमारे पास हैप्लॉइड है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इन लेबलिंग्स में हमें क्या देखने को मिल रही है? तीनों तरीके की प्लॉइडी देखने को मिल रही है, दैट्स वाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? डी, हैप्लॉइड, पोलन ग्रेन्स, डिप्लॉइड, ये मिडल लेयर्स है ना, और पॉलीप्लॉइडी टेपिटम। ठीक है, और एंडोथीसियम भी है यहाँ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 30।
According to cohesion theory, for the ascent of sap in tall trees, all the forces together which create obstacle in the ascent of sap are about 50 atm. ठीक है. What is the cohesive force of water which helps continuous rise of sap in the tallest trees? भाई हमें क्या बोल रखा है कि यार ascent of sap क्या दे रखा है, theory of ascent of sap in tall trees, all forces together which create obstacle in ascent of sap are about 50 atm. ascent of sap यानी upward movement of water. upward movement of water के टाइम जो भी obstacles आते हैं वो उस मूवमेंट को रोकने के लिए मैक्सिमम फोर्स जो लगाते हैं वो क्या होता है बेटा, 50 atm का अराउंड फोर्स लगाते हैं. ठीक है. What is the cohesive force of water which help continuous rise? तो इसमें हमसे क्या पूछा है बेटा, जो cohesive force है, cohesive force क्या है बेटा, है ना, दो फोर्स पढ़ते हैं हम, एडिशन इन कोहेजन. तो कोहेसिव फोर्स क्या है, तो जाइलम की वॉल्स है ना, या वेसल्स है, और उनके और वाटर के बीच में जो फोर्स है वो कितना होगा, ताकि वो कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहे वाटर का, इवन अगर ये 50 atm का भी प्रेशर उस पे लग रहा है. ठीक है ना. तो क्या आंसर होना चाहिए बेटा इसका आंसर होना चाहिए सी, दैट इज 140 atm, क्योंकि 140 atm इज सफिशिएंट फॉर इट. ठीक है ना. Now moving on to question number 31. Some human males show hypertrichosis. ठीक है. hypertrichosis क्या है, ईयर पिन्ना पे हेयर्स आ जाना, that is the gene. ठीक है, एक जीन की वजह से होता है. Some human males show hypertrichosis of ear pinna. hypertrichosis मैंने बताया ईयर पिन्ना पे हेयर का आ जाना. Which of the following is the cause of this genetic characteristic? इस genetic characteristic के यानी कि hypertrichosis के लिए ईयर पिना पे बाल आने के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है? वाई क्रोमोसोम पे एक जीन होता है, दैट इज हॉलैंड्रिक जीन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो आंसर इज सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 32. देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. कहां पर हुआ था ये एग्रीमेंट, कौन सी जगह पे ये एग्रीमेंट हुआ था, किस टाइम हुआ था, जहां पर क्या करा था, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर को बचाने के लिए, है ना, ओजोन लेयर को बचाने के लिए क्या करा था, ऐसे प्रोडक्ट्स का कंजप्शन बंद कर दिया था, ऐसे प्रोडक्शन बंद कर दिया था जो कि क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं. तो ये कौन सा प्रोटोकॉल है बेटा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. डायरेक्ट आंसर थे. ठीक है. नाउ 1 से 32 यानी कि सिंगल चॉइस क्वेश्चंस तो हमारे क्या हो चुके हैं, खत्म. नाउ इट इज टाइम फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल आंसर क्वेश्चन होंगे. ठीक है ना. दैट इज फ्रॉम 53 टू 56. 4 क्वेश्चंस और बच रहे हैं हमारे. 53. नाउ विच ऑफ द, अब देख लो, मार्क्स विल बी आंसर्ड इफ ऑल द करेक्ट ऑप्शंस आर बबल्ड एंड नो इनकरेक्ट. ठीक है. हमसे क्या बोला है भैया, देखो मल्टीपल आंसर है, मल्टीपल आंसर में सीधी सी बात है, अगर आपने जो भी ऑप्शन इनमें करेक्ट है, वेदर इट इज ए बी सी डी, चारों ही, अगर वो सारे टिक करे हैं तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे. अगर मान लीजिए 3 करेक्ट है, आपने 2 ही करेक्ट टिक करे हैं तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे. इनकरेक्ट टिक कर दिया तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. पहला क्वेश्चन दैट इज 53 ऑफ मल्टीपल फ्रॉम बायोलॉजी. ठीक है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव एडिबल एरिल. एडिबल पार्ट किस में देखने को मिलता है हमें, तो लीची में देखने को मिलेगा हमें, देन रैम्बुटन में देखने को मिलेगा हमें, देन नटमेग में देखने को मिलेगा हमें. ठीक है. तो ये इसका आंसर सीधा हमारे पास क्या है बेटा, ए बी डी है. आई होप सही करा होगा आप लोगों ने. देन क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें. 54 वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वायरस इज या आर इनकरेक्ट. इनमें से कौन से स्टेटमेंट वायरस से रिलेटेड हैं जो कि क्या है, या तो इनकरेक्ट है ना, तो वही स्टेटमेंट हमें बताने हैं. पहला स्टेटमेंट, यूजुअली पोटेंशियली इन्फेक्शियस. क्या वायरस पोटेंशियली इन्फेक्शियस होता है, हाँ, तो ये तो करेक्ट है. देन रिप्रोडक्शन बाय जेनेटिक मटेरियल ओनली, ये भी करेक्ट है. एनवेलप मेड ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स का एनवेलप इसका नहीं होता, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि सी इसका आंसर है. एंड देन प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम. राइबोसोम हमें बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं पर वायरस में देखने को नहीं मिलते, तो इसका आंसर डी भी होगा. तो सी एंड डी इसके आंसर होंगे. दैट इज ऑप्शन तो दोनों है. ठीक है ना, सी एंड डी. Then 55. Which of the following major divisions of algae is characteristics by 2 flagella. इनमें से कौन से डिविजन्स में आपको 2 फ्लैजेला देखने को मिलते हैं एल्गे में, तो इसका आंसर क्या है बेटा, बी एंड सी. फियोफाइटा एंड क्लोरोफाइटा, इनमें आपको कितने फ्लैजेला देखने को मिलेंगे, 2. सीधे बुक्स के क्वेश्चन नहीं है, हमने कोई एक्स्ट्रा इनमें जो NSCJS का पेपर बनाया है उसमें आपसे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछा है. कुछ क्वेश्चन जो हमने देखे थे जैसे कि अल्केनेप्टोयूरिया वाला, यानी कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर वाला, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था. उसके अलावा न्यूक्लियोसोम वाला क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट था. बाकी
डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इट इज मीडियम, कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं है। हाँ 3-4 क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से ऐसे थे कि यार उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, या पढ़े नहीं होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का फॉर बायोलॉजी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56। इसमें भी आपको क्या बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं यही आपको बताना है। तो देख लेते हैं, वैसे तो आंसर यहां लिखा हुआ है एबीसी, बट ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, हाँ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, इट इज करेक्ट। इओसिनोफिल्स आर नॉट, यहां देख लेना नॉट आ रहा है, इओसिनोफिल्स आर नॉट पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स, हाँ हमें पता है इओसिनोफिल्स फैगोसाइटोसिस नहीं करते, और यहाँ नॉट दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी क्या है बेटा, करेक्ट है। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सीलिया इन विंड पाइप, विंड पाइप में हमारे सीलिया होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विंड पाइप में, हाँ। और मैकेनिकल बैरियर, ठीक है, मैकेनिकल बैरियर ही तो होता है वो, ठीक है ना, एज अ बैरियर ही तो काम करते हैं सीलिया विंड पाइप में, डस्ट को जर्म्स को नहीं जाने देते, ठीक है, तो मैकेनिकल बैरियर का भी काम कर रहे हैं। सी भी हमारा आंसर है। ह्यूमन बीटा सेल्स बियर IgM एंटीबॉडी एंड IgD इम्यूनोग्लोबुलिन ऑन देयर सरफेस, तो इट इज इनकरेक्ट। ये ऑप्शन क्या है बेटा हमारा, डी इनकरेक्ट है। तो इसमें कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों क्या है, करेक्ट है, और यही हमसे पूछा था। तो हमारा एनालिसिस देखो, मैंने इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, डायरेक्ट आपको आंसर्स बताए, क्योंकि उससे ही हमें ज्यादा मतलब होना चाहिए। अभी एनालिसिस कम सॉल्यूशन वीडियो यहां पर मैंने बना दिया है पूरा बायोलॉजी का। आई होप आप लोगों को सबको समझ आया होगा। थैंक यू।